अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 23, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन रात 10 बजे का वक्त था जब वो इसके रूम में आई थी। वो जो बेड साइड से टेक लगाए अपनी गोद में लैपटॉप रखकर अपने काम में मसरूफ़ था। जब इसको कमरे में आते हुए देखकर इसकी उंगलियों की हरकत पल भर में थमी थी, लेकिन इस पर वो एक सरसरी सी नज़र डाले फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो नाराज़ था इससे, और होता भी क्यों ना, क्योंकि इसके मना करने के बावजूद मेहरान हमदानी इसे इसके बाबा ज़ुबैर ख़ान से मिलवाने लेकर गए थे, जिसकी वजह से वो अब वहाँ पूरा एक हफ्ता गुजारने के बाद वापस लौटी थी। वह परसों दोपहर में ही आ गई थी, लेकिन वो इसकी इस हरकत की वजह से इससे सख्त नाराज़ हो चुका था। इसीलिए तो वो इसे 2 दिन से मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है हरमजान। वो ड्रेसिंग रूम से नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आई तो बॉडी लोशन लिए बेड पर बैठकर अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। चंद पल यूं ही खामोशी के नजर गुजर गए। वो इस खामोशी से झुंझलाते हुए इससे कुछ कहने की शशोपंज में मुब्तला थी, लेकिन इसकी नाराजगी को देखते हुए वो इससे कुछ कह नहीं पा रही थी। बिलाखिर अपने लबों को जबान फेर कर वो इन्हें तर करते हुए इससे मुखातिब हुई थी। क्या? इसने अपने आइब्रो को अचकाते हुए सवाल किया था, जबकि वो इसके इस कदर सर्द जवाब पर दिल महसूस कर रह गई थी। भला वो कहाँ आदि थी इसके इस सर्द रवैये की, जिसके चलते इसने इसे खुफगी से देखा था। मैं यूं नहीं जाना चाहती हूँ। इसने बमुश्किल इसके सामने लड़खड़ाई हुई आवाज में धीमे से सरगोशी की थी। क्यों? इसने फिर से सर्द लहजे में वही यकलफ्सी सवाल किया था। मेरी तो दोस्त दिलनशीं बता रही थी कि इस हफ्ते के आखिर में हमारे एग्ज़ाम हो रहे थे। तो तो फिर रमज़ान ने अब्रू अचकाने पर इसने जल्दी से अपनी दोस्त दिलनशीम का नाम लिया था, मुबादा कि वो कहीं इसे मना ही ना कर दे। लेकिन फिर इसने इसकी बात दरमियान में से काटते हुए अपनी तवज्जो को इसकी जानी मरकूज किया था। इसका सारा का सारा फोकस इसके लड़खड़ाती हुई लबों पर था, लेकिन इसका लहजा फिर भी पहले की तरह सर्द तासुर दे रहा था। तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यूनी जाने की परमिशन दो। हमारी ज़िंदगियों में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनको हम करना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं भी अम्मा के कहने पर यहाँ रुक गया। इसने इससे इजाज़त मांगे नहीं थी, बल्कि इस पर अपना हक जताते हुए जैसे इजाज़त मांगने वाले अंदाज में धौंस भरा अपना फैसला सुनाया हो। लेकिन आगे से वो भी हरमजान हमदानी था। इतनी आसानी से वो इसे बख्शने पर हरगिज़ तैयार नहीं था, इसलिए वो भी मुसलसल इसके ज़ब्त को आजमाए जा रहा था। तो तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे, कि मैं अब यूनी नहीं जाऊंगी क्या? क्योंकि मुझे दी ग्रेट बिजनेसमैन हरमजान हमदानी ने यूनी जाने से मना कर दिया। इसकी बातों का मतलब समझती हुई इसने तड़क कर पूछा था। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। वो भी अपने नाम का एक था, अपनी बात मानने से सिरे से ही फिर गया था। तो फिर तुम्हें क्या मसला है? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मैम, मुझे यूनी जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त दरकार नहीं थी। इतनी सी बात के लिए मुझे भी अम्मा से आसानी से इजाज़त मिल जाती, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तो तुम्हें लगा क्यों ना अभी से पूछकर इस पागल बेवकूफ़ आशिक पर अपना एक एहसान ही कर दूं। जाओ अब भी जाकर पहले की तरह अपनी मनमर्जियाँ करो। इसने इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले ही हवा में उड़ा दिया था। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कुछ और कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि इसका तब दिल दुखा था जब इसने खुद को इसके हाथों बेवकूफ़ पागल बनाए जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। फिर वह रमज़ान की अपनी तरफ से बढ़ती हुई बदगुमानी को देख अपनी सफाई में कुछ कहते कहते बेख्तियार चुप हुई थी। तो तुम्हें लगा कि मैं क्या? इसने तंजिया मुस्कुराते हुए पूछा था। न जाने क्यों वो इसके साथ तल्ख हो रहा था। मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी नाराज़गी दोनों अपनी जगह पर हक बजानिब हैं। मुझे तुमसे यूं पूछे बगैर बाबा के घर नहीं जाना चाहिए था। वो इसके पूछने पर जल्दी से बता रही थी, मुबादा कहीं वो इससे मजीद बदगुमा ही ना हो जाए। इसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्यों इसे अपनी इतनी सफाइयाँ दे रही थी, बल्कि इसे तो इसके नाराज़गी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वो इसके सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। तो तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है?
مم مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ یعنی اسے اس کی ناراضگی کی پرواہ تھی۔ وہ پل بھر میں خوش ہوا تھا اور اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور بیزارگی کی لہر پل بھر میں ہوا ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ ایک دل فریب مسکراہٹ نے کھل کر اپنی چھپ دکھائی تھی۔ اسی لیے تو وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خوش فہمی کو دور کرنے کی غرض سے اس نے اس سے بے یقینی سے پوچھا تھا، جس پر وہ اس کی گہری براؤن شفاف آنکھوں کی چمک سے گھبراتے بہانہ بناتے اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھتے سوتی بنی تھی۔ کام کی بات پر ہمیشہ تمہیں نیند ہی آتی ہے۔ مذاق نہ کرو، مجھے واقعی میں نیند آ رہی تھی۔ اس کے کمفرٹر میں چھپے وجود کو دیکھ کر اس کی ڈرامہ بازی پر وہ اپنے بے ساختہ امڈ رہے کہکے کا گلا گھونٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ ابھی تو وہ اس کے سامنے حالت جنگ میں بیٹھی پہلی جنگ عظیم کی طرح لڑنے مارنے پر مصر تھی، اور اب کیسے بھیگی بلی کی طرح اپنا منہ کمفرٹر میں چھپا گئی تھی، جبکہ اس کی بے بس آواز کو سنتے اس کے لیے اب اپنے کہکے کو روکنا مشکل ہو گیا تھا، جس پر ہرمزان کے کہکے کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی تھی۔ ہرمزان اس کو یوں اپنا مذاق اڑاتے دیکھ وہ کمفرٹر میں سے اپنا چہرہ نکالے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اس کا نام لیا تھا، جو کہ اس بے شرم کی بے شرمی کو اب خفکی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جس پر ہرمزان نے اس کے پاس لیٹتے ہوئے اپنے دائیں کان کی لو کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر شریر مسکراہٹ کے ساتھ سوری کہا۔ سنو سویٹ ہارٹ، کل سے یوں نہیں چلی جانا۔ اس نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا، جبکہ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی پروں سے اس کے سر میں اپنی انگلیاں چلانے لگا تھا۔ اس کی انگلیوں کی پروں سے جانیا کتنے حساب پہلے سے قدرے ڈھیلے پڑے تھے۔ مجھے اتنا مت تڑپایا کرو، جانتی جو ہو نا تم نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ بس میری اس بات کا تم بے جا فائدہ اٹھاتی ہو۔ مجھ سے اب دور نہیں ہونا، نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا، سچ میں مر جاؤں گا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اپنے دل میں امڈ رہے ڈر کو اسے بیان کر رہا تھا۔ اس کے سچے جذبات پر جانیا کا دل بھر میں ڈوبا تھا۔ مجھے پھر اپنی چیزیں لانے کے لیے کل گھر جانا ہوگا۔ اس نے اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے ہلکی مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی، اور پھر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے والے انداز میں دیکھا تھا، جو کہ ایک دم سے اسے نارمل نظر آئے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے غصے سے اتنا ڈرتی تھی۔ اسی جب وہ غصے میں ہوتا تو کوشش کرتی تھی کہ وہ کم اسے غصہ دلائے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اپنی باتوں سے اسے غصہ دلا کر ہرٹ کرتی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے سویٹ ہارٹ، میں تمہاری سبھی ضروری چیزیں چند دن پہلے لے آیا تھا۔ تم صبح آرام سے یوں نہیں چلی جانا، بلکہ میں خود اپنی جان کو یوں نہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ ہرمزان تم نے میری جان کو اب سو جانا چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اسے بہت زوروں کی نیند آ رہی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے خانولا میں جانے کی جواز کو ختم کر دیا تھا، جس پر جانیا نے کچھ کہنے کے لیے ابھی اپنے لب کھولے ہی تھے جب ہرمزان نے مسکراتے ہوئے اسے اس کی گزشتہ کی گئی بات یاد دلائی تھی، اور پھر وہ اس کی بے داغ پیشانی پر اپنا محبت عقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے سونے کا حکم دیا تھا، جس پر وہ اس کی بات پر اس کے سینے پر ہلکی سی دھپ رسید کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو موند گئی تھی، جبکہ وہ اس کے منموہنے چہرے کو کافی دیر بے خودی کے عالم میں تکتا رہا تھا، اور پھر نہ جانے کب نیند کی گہری وادیاں اس پر حملہ آور ہوئیں، اسے پتہ تک نہیں چلا۔ مس ثانیہ، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ہاں تو وہ غرور سے اپنی گردن اکڑائے مغروریت بھرے لہجے میں تنفر سے بولی تھی، جبکہ ایک ہاتھ میں اس کے ڈرنک کا گلاس تھا، جس کو وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اپنے گداز لبوں سے لگا گئی تھی۔ اتنی زیادہ ڈرنک کریں گی تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ ڈرنک کی بوتل پر ایک نظر ڈالتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھ پر اس معمولی سے نشے کا کوئی اثر نہیں ہوتا مسٹر ازرق ہمایوں، میں نے تو اسے بھی پاورفل ڈوز کا نشہ کیا ہوا ہے، جس سے میں نے اتنی آسانی سے پیچھا چھڑوا لیا۔ یہ تو پھر بھی ایک وہ اپنی بات کو آخر میں ادھورا چھوڑے چہرے پر پورے اسرار سی مسکراہٹ سجائے میں تیزی سے اسے بتا رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت ابدار کرزئی سے ہوئی اپنی آخری ملاقات یاد آئی تھی، جب ابدار کرزئی نے گھٹنوں کے بل گڑاتے ہوئے اس سے محبت کی فریاد کی تھی، جس پر اس نے بڑے توہین آمیز انداز میں اس کی سچی محبت کی ناقدری کرتے ہوئے اسے بری طرح سے ریجیکٹ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اینی وے، آپ یہاں اس وقت میرے روم میں وجہ جان سکتی ہوں کیا؟ اس نے اپنی سوچوں سے باہر نکلتے اپنے سر نفی میں ہلایا تھا وہ، اور پھر اپنا رخ اس کی جانب کیے تیکھے لہجے سے اس کی اپنے کمرے میں موجودگی کا پوچھا تھا۔ لہجے میں بیزارگی صاف نمایاں تھی، جیسے مسٹر ازرق کا اس وقت اسے اپنے کمرے میں آنا سخت ناگوار گزرا ہو۔ ویل مس ثانیہ، کام تو کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے روم کا دروازہ یوں کھلا دیکھا تو آپ یوں ہی بغیر پوچھے منہ اٹھا کر آ گئے۔
वो इसके सवाल का जवाब दे ही रहा था जब वो इसे कड़े तेवरों से दिखती नखुआ से पूछ रही थी, आनिया, ये आप मुझसे किस टोन में बात कर रही हैं? मेरी टोन इस वक्त आपको ये एहसास दिलाना चाहती है कि आप इस वक्त मेरे रूम से चले जाएं। इसने इशारा करते हुए सीधा इसे रूम से चलता करना ही मुनासिब समझा था। ओके फाइन मिस सानिया, लगता है आप इस वक्त गुस्से में हैं। किसी और का गुस्सा आप मुझ पर निकाल देना चाहती हैं। समझ सकता हूँ मैं आपकी इस कंडीशन को। बहरहाल शाम 7 बजे मिलते हैं। मैंने आपके लिए इस होटल के बैक यार्ड में डिनर प्लान किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आएंगी। गुड नाइट, सी यू सून। वो इसकी तलख बातों का अना का मसला बनाए बगैर इसके लिए डिनर प्लान कर चुका था और इसको इसकी बताई गई मखसूस जगह पर आने का कहकर वहाँ से चला गया था, जबकि वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तन्हाई चाहती थी और इसकी तन्हाई को अजरक हमायों की आमद ने बुरी तरह से डिस्टर्ब किया था। इसलिए इसने इससे पीछा छुड़वाने के लिए अपना सर हाँ में हिलाते इसे वहाँ से चलता किया था। वो बिजनेस डील के सिलसिले में इस्लामाबाद के एक मशहूर 7 स्टार होटल में इस वक्त ठहरी हुई थी। वो अपने रूम की विंडो स्क्रीन पर नजरें गिराए बाहर के मनाजिर को देखते किसी गहरी सोच में मगन थी, जब इसे अपनी पीठ के पीछे से मिस्टर अजरक हमायों की गंभीर आवाज़ सुनाई दी थी। मिस्टर अजरक एक 29 साल खूबसूरत नौजवान मर्द थे। इनकी शख्सियत मुकाबिल को मुतासिर करने की पूरी तरह से सलाहियत रखती थी। ताहम अपनी इस जानदार और दमदार पर्सनैलिटी के बावजूद वो सानिया ज़ुबैर खान के दिल में अपने लिए कोई ख़ास नरमगोशा नहीं बना पाए थे, जबकि वो इस हसीना के बेनियाज होशरबा सरापे को देखते पहले ही नज़र में घायल हो चुके थे। मगर मुकाबिल भी सानिया ज़ुबैर खान थी। इतनी आसानी से किसी के कदमों में बिछ जाए, इतनी सस्ती इसकी औकात ना थी। अब देखना यह था कि वह अब्दार करज़ई की तरह इस पर भी अपना सब कुछ लौटा देगी, या फिर अब्दार करज़ई की मोहब्बत वाकई में इतनी ताकतवर और मजबूत है जो इसे अपने हिसार में हमेशा के लिए कैद करके अजरक हमदानी की तरफ इसके बढ़ते कदम रोक लेगी। तैयार हो तो जान फिर चलें यूनिवर्सिटी स्वीट हार्ट। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपनी तैयारी का आखिरी जायजा ले रही थी जब हरमज़ान ने इस पर एक तायराना नज़र डाले इसे यूनी जाने के लिए पूछा था। हम्म मेरी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरी चीज़ें। ये लो अपना बैग। जाने ने इसकी तरफ मुड़ते हुए इसे सवालिया नज़रों से देखते हुए सवाल किया था, जिस पर इसने कबर्ड का डोर खोलते हुए इसमें से इसका यूनी बैग निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया था, जिसे वो अपने दाएं शोल्डर पर रखे इसकी हमराही में कमरे से बाहर निकल गई थी। गुड मॉर्निंग डैड। सुना है रात को आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से यूसुफ आपको अस्पताल लेकर गए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है? वह हशाश बशाश सा ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर इस पर बैठते हुए पूछ रहा था। पहले से बेटर माई सन। मेरे शेर के होते हुए मुझे भला कुछ हो सकता है क्या? या आई नो डैड। वो इसकी तरफ अपने हाथ को पंच की शक्ल में बढ़ाते खुश अखलाकी से बोले थे, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए ठीक वैसे ही अपने एक हाथ का पंच बनाते इनके हाथ के साथ शेक करते बोला था। माय डियर सन, बिजनेस की दुनिया में तो तुम अपने कदम जमा चुके हो, तो मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। चेंज द टॉपिक डैड। सुबह सुबह इतने बोरिंग टॉपिक को आप मुझसे डिस्कस करके मेरा मूड क्यों स्पॉइल करना चाहते हैं? उन्होंने एक पल ठहर कर इनके चेहरे के तासुरात को देखा था, इसके बाद अपनी बात को जारी रखते अपना नुक्ता नज़र इस पर आश्कार किया था, जबकि इनकी अगली बात को सुनते इसके माथे की बेइख्तियार शिकनें बढ़ गई थीं, जिस पर वो तेवरी चढ़ाए काटदार लहजे में पूछ रहा था। लेकिन माई सन, तुम इस लड़की। डैड इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट डैट गर्ल। नो मीन्स नो। डैड एक भी लफ्ज़ नहीं इसके खिलाफ। नहीं का मतलब नहीं। इनके कहने पर इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल अंगारा हुआ था। इसने सर्द लहजे में कहते हुए इन्हें सानिया के खिलाफ कुछ भी कहने से मना कर दिया था, जबकि चेहरे पर कुछ देर पहले की चमक का शुबा तक नहीं था। उन्होंने इसकी जानिब तासुब से देखा था। आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए डैड। एक बार फिर से मैंने आपको अपनी वजह से अफसरदा कर दिया, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। डैड प्लीज़, आप ऐसी बातें करके इस जालिम की तरह मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े ना किया करें। बैठ जाओ अब्दार। आइंदा शादी की बात करके मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, ख़ासकर इस लड़की के खिलाफ तो कोई भी बात नहीं करूँगा। वो इसको उठते देख सुलह जो लहजे में बोले थे, जिस पर वो इसके कमज़ोर चेहरे को देखते ना चाहते हुए भी बैठ गया था। थैंक्स डैड। इसने शुक्रिया अदा किया था, जबकि वो ये सोच कर के कहीं वो अपनी बातों से इसकी दिल आज़ारी ना कर बैठे। इसी वजह से फिर वो कभी कुछ ना कहने का इरादा तर्क करके खाना खाने में मगन हो गए थे। नाश्ता करने के बाद वो इनको हर करते ऑफिस के लिए रवाना हो गया था। स्वीट हार्ट, लो तुम्हारा स्टॉप आ गया।
उप्स, यूनी आ गई। इसने यूनी के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को रोकते हुए मुस्कुराते बताया था, जबकि इसके आंखें दिखाने पर इसने फौरी अपने कहे जुमले की दुरुस्त अदायगी कर दी थी। स्वीट हार्ट, नॉट फेयर। इस तरह रोके सोके यूनी जाओगी तो यूनी वाले भी तुमसे इजहार अफसोस करते बोलेंगे कि जानिया रमज़ान हमदानी को यूनी के पहले दिन ही इसके शोहर ने यूं ही रोके सोके यूनी भेज दिया। क्या मतलब है रमज़ान? वो इस एहसान फरामोश को देखते हुए कह रहा था, जो बगैर इसे खुदा हाफिज कहे इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जाने लगी थी, जब इसने नासमझी से इसकी बात का मतलब पूछा था। इधर पहले पास आओ, फिर मैं तुम्हें मतलब ही समझाता हूँ। रमज़ान, ये तुम क्या? इसने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी जानिब खींचा था, जिस पर वो किसी शाख की कटी हुई डाल की तरह इसके कुशादा सीने से जा टकराई थी। अभी वो इसे कुछ कहती जब वो इसके दोनों हाथों को इसकी पीठ के पीछे लॉक करते इसके बाकी बांधा अल्फाज को अपनी सांसों में कैद कर गया था। हाँ रमज़ान, अब बस करो, मैं लेट हो रही हूँ। वो इसकी सरकते लबों के लम्स को अपनी थोड़ी पर महसूस करती जी जान से कांपी थी। अभी वो नीचे इसकी शहारक पर अपने दहकते लब रखता जब वो इसकी जानलेवा पराहों में मचलती लड़खड़ाते हुए बेबसी से बोली थी, हम यूनी में हैं रमज़ान। इसने हाथे हुए इस सालिम को जगह का एहसास दिलाया। तो फिर दूसरी जानिब से फौरी जवाब आया, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? इसने इसके लबों का लम्स अपनी शाहरक पर महसूस करते झरझरी लेते हुए इसे एक और जवाब पेश किया था। हाँ रमज़ान, मैं अब रो दूंगी, रिलैक्स स्वीट हार्ट। वह इसकी बढ़ती बेबाकियों और जगह की नज़ाकत से घबराती आंसू बहाने के दर पे हो रही थी, जिस पर इसने सर उठाकर इसके शर्म से लाल हो रहे चेहरे को देखा था, जो इसकी जानलेवा शिद्दतों को बर्दाश्त करते लाल अंगारा हो रहे थे, और इसे अपनी सीने से लगाते हुए इसे पुरसुकून होने के लिए कह रहा था, स्वीट हार्ट। इसमें आंसू बहाने की क्या तुक बनती थी भला, जब इस यूनी के चप्पे चप्पे का शुमार मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में से होता है, ठीक वैसे ही जैसे ये बंदा नाचीज़ तुम्हें अपनी इकलौती प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर तुम पर अपना हक जताता है। इस यूनी के किसी भी फ़र्द की इतनी मजाल नहीं कि वो मेरी बीवी के साथ मेरी प्राइवेसी में कोई मुदाखलत कर सके। तुम चाहे अभी इस गाड़ी में अपनी इर्द गिर्द निगाहों को दौड़ा कर देख लो। अगर कोई एक भी फ़र्द तुम्हें इस गाड़ी के आसपास से नज़र आ जाए तो मैं समझ लूँगा कि रमज़ान हमदानी तुम्हारा गुनहगार है। वो इसके कपकपा रहे नाजुक वजूद को मजीद खुद में भेजते इस पर साया फगन हुए इसके कान में अपने जानलेवा अल्फाज से सूर भोंक रहा था, जबकि बदले में वो इस जालिम को कुछ कह भी ना सकी थी। जानती जो थी इस जालिम ने इसे अपनी मर्जियाँ करने के बाद ही छोड़ना था। वो इसके आगे से मज़ाहमत करके इसे ज़िद नहीं दिलाना चाहती थी। अगर वो ज़िद पर आ गया तो क्या पता वो अपनी ज़िद में आकर इसके यूनी जाने से पहले ही इसे यहीं से घर ले जाए। वो अपनी आंखें बंद किए इसके सिरकते लबों के जानलेवा लम्स को अपनी कान की लो पर महसूस कर रही थी, जिस पर इसने बेख्तियार लंबा सांस लिया था। मेरी 12 बजे मीटिंग है, शायद मैं तुम्हें पिक करने ना आ पाऊँ, तो मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा। गुड बाय एंड सी यू सून। इसने इसके वजूद की दिलफरेब खुशबू को महसूस करते हुए इसको यूनिट से पिक ना करने की वजह बताई थी, और इसकी पेशानी पर अपने दहकते लबों का लम्स छोड़ते इसके ऊपर आयतुल कुर्सी फड़कर दम किया था, और इसे अपने हिसाब से आज़ाद करते इस गुड बाय कहते हुए वहाँ से अपनी गाड़ी को भगा कर ले गया था। मिस सानिया, बहुत खूब। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इन 2 हफ्तों में इतनी जल्दी कारोबारी मामलात की ऊंच नीच को समझ जाएंगी। वो मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए इसके साथ चलते इसकी गुज़िश्ता दी जाने वाली प्रेजेंटेशन को देखकर इसकी जहानत को सराह रहा था, जिस पर महज इसने इसकी तरफ देखते एक दिलकश सी मुस्कुराहट उछाली थी। तो फिर क्या प्लान है? मेरे साथ आज रात डिनर पर चलेंगी क्या? वो इसके खुशगवार अंदाज को देखते हुए अपनी कल रात को की गई ऑफर को फिर से याद दहानी करवा रहा था। मिस्टर अजरक हमायूं, याद है मुझे। सानिया जुबैर खान इन लोगों में से नहीं जो अपनी दी कमिटमेंट से फिर जाए। मैं ज़रूर आऊँगी। अब डिनर पर ही मुलाकात होगी। सी यू सून मिस्टर अजरक हमायूं। इसने अपने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखकर इसे घुमाया था। दरवाज़ा खुलने पर इसने इसकी जानिब मुड़ते मुस्कुराते हुए अजरक हमायूं के सवाल का जवाब दिया था। इसके बाद वो इसे डिनर का मिलने का कहकर अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी, जबकि वो आज रात की डिनर के लिए खुसूसी प्लानिंग देखने के लिए होटल के बैकवर्ड एरिया की जानिब बढ़ गया था। जानिया मेरी जान, कैसी हो? वह गाड़ी से निकलने के बाद इसने हमजान की बातों की तस्दीक करने की गर्ज से नज़रें उठाकर बेख्तियार अपने इर्द गिर्द देखा था, जिस पर खाली पार्किंग एरिया इसका मुंह चिढ़ाता नजर आया था। पार्किंग एरिया के इर्द गिर्द किसी ज़ेहरूह को ना पाकर इसकी जान में जान आई थी। वो अपने चेहरे की शर्मखुफ्त को मिटाते अभी वो अपने ही ध्यान में आ रही थी, जब सामने से आते वजूद ने इसको देखते बेख्तियार इसे अपने गले से लगाया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दिलनशीम, तुम कैसी हो?
इंसानों की तरह नहीं मिल सकती थी? क्या ख़्वामख़्वाह में इतना डरा दिया मुझे? वो अचानक से इसके यूँ गले मिलने पर खौफी भरी लहजे में बोली थी। इतने महीनों बाद जब ज़ालिमा मिलोगी तो इंसानों की तरह नॉर्मल थोड़ी ना तुमसे मिलूंगी। मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए अकेला वो काफ़ी नहीं था, जो खुदा ने तुम्हें भी मेरी नाजुक हड्डियों का सुरमा बनाने भेज दिया। इतनी नाजुक सी तो हूँ मैं। इसी तरह तुमने मुझसे मिलकर रही सही कसर पूरी कर दी भला। इतनी ज़ोर से भी कोई गले से लगाता है? कौन है? मजान भाई क्या? नहीं तो। वो अपने कंधों को सहलाते हुए रोनी सूरत बनाए खुफकी से बोली थी। अभी तो इसको रमज़ान की कार्रवाइयाँ नहीं भूली थी, जब रही सही कसर दिल नशीम ने भी पूरी कर दी थी। दिल नशीम ने इसे शरारत से भरपूर अपनी एक आंख को दबाते हुए पूछा था, जबकि वो अपनी जल्दबाजी पर जी भर कर पछताई थी और घबराते हुए फौरन अपनी कही बात की नफी की थी। अरे अरे, रिलैक्स मेरी जान। मैंने तो बस यूं ही तुमसे एक फॉर्मल सा सवाल किया था, मगर तुम तो इतनी सी बात पर इतना घबरा गई। दिल नशीम, अगर अब तुमने एक भी ऐसा वैसा लफ्ज़ मुंह से निकाला तो आई स्वेयर मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। वो इसके घबराए शर्म से लाल हो रहे चेहरे को देखकर शरारत भरे लहजे में इसे पुरसकून रहने की के लिए कह रही थी, जिस पर इसने इसे अपनी एक सख्त घुरी से नवाजते हुए इसे कुछ भी कहने से सख्ती से तंबिया की थी। वैसे इतने दिन कहाँ गायब थी तुम जनाब? जब सब पता है तो फिर पूछने का फ़ायदा? इसने इसकी इतने दिनों की यूनी से गैर हाजिरी की वजह पूछी थी, जिस पर जानिया ने अपने कंधे अचकाते लापरवाही से जवाब दिया था। मुझे सच में पूरी बात का तो इल्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे निकाह के अलावा और मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ तुम्हारा हरमजान भाई से निकाह? वेट, मैं अपनी यारा को सब बताती हूँ, लेकिन इससे पहले हम लेक्चर ले लें इस टॉपिक पर, बात करते हैं। वो इसके साथ कॉरिडोर की राहदारियों से गुजरते हुए इसकी तरफ देखती अफसरदगी से बोली थी। जब वो प्रोफेसर अयाज खान को क्लासरूम की जानिब बढ़ते देकर इसे सब बात में बताने का कहकर वो इसका हाथ थाम कर तेज तेज कदम चलती क्लासरूम की जानिब बढ़ गई थी। जारी है तो प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी? और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।